एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है कहानी कुर्सी का। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। समीर चौगावकर जी, संगीत रागी जी, राजकुमार सिंह जी और चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं। आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी अब बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी की मुश्किलों की खबर बढ़ती जा रही है। हार के बाद जहां टीएमसी में बगावत बढ़ती जा रही है, टीएमसी के बागी सांसद जहां आज दिल्ली में बैठक करने वाले हैं, तो वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हैं। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बैनर्जी से आज फिर पूछताछ हो रही है। इसके लिए अभिषेक बैनर्जी कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इसके पहले सीआईडी ने 11 जून को अभिषेक बैनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। अभिषेक पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधायकों के फर्जी साइन कराने का आरोप है। अभिषेक बार बार समन के बावजूद सीआईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सवाल जवाब का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मुश्किल बागी सांसदों ने, बागी विधायकों ने भी बढ़ा दी है। टीएमसी में ममता की पार्टी में बागी सांसदों का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। टीएमसी के 20 बागी सांसद आज दिल्ली में बैठक करेंगे। डिनर पर शताब्दी रॉय के घर होने वाली इस बैठक में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए पहले से ही टीएमसी के कई बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। सायोनी घोष और माला रॉय आज कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके पहले ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय भी बागी कैंप में शामिल हो गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कल दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। फिर वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। इसके बाद बागी सांसदों की संख्या 20 हो गई है। बागी सांसदों को 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 19 सांसदों की जरूरत है, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय के साथ ये आंकड़ा और आगे बढ़ गया है और कुल मिलाकर 20 की ये जो संख्या है वो हो चुकी है। सर ये लगाओ ना, मेरा माइक लगाओ ना जल्दी। सर मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ। बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि ये जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत बने लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोपाध्याय लिए है, मुझे बोलना क्या है। अब देखिए, मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ती जा रही हैं। एक मुश्किल तो ये कि अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है, और एक मुश्किल ये है कि धीरे धीरे करके दीदी के साथ जो लोग खड़े थे वो भी अब बागी सांसदों में मिल रहे हैं, बागी विधायकों में मिल रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ कितने लोग बचेंगे, उनकी पार्टी कब तक बची रहेगी, अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी इन बागी सांसदों को, अब ये वो तमाम सवाल है समीर जी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी की टीएमसी उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां वो संगठन की बात हो, जहां विधायकों की बात हो, जहां सांसदों की, चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा की बात हो, कि अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है। और वो जो कहा जाता है ना एक बार की एक लिमिट के बाद जब दर्द होता है तो दर्द का भी असर मतलब दर्द से दुखना बंद हो जाता है आदमी का, उससे आदमी बाहर निकल जाता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी अब स्टेज पे चली गई है, उनको लग रहा होगा कि भाई अब सब चले जाए। मतलब अगर कल सुदीप बंदोपाध्याय, जब उनको खबर लगी होगी, सुदीप बंदोपाध्याय ने जब बैठक की भूपेंद्र यादव के घर पर, उनकी वाइफ सुदीप बंदोपाध्याय की एमएलए, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जाएंगी। और जिस तरीके से सयानी घोष का आया कि जो इतना भरोसेमंद थी, युवा का अध्यक्ष, टीएमसी युवा की अध्यक्ष, कल उनको हटा दिया युवा इससे अध्यक्ष। अब मुझे लगता है कि कुणाल घोष अगर चले जाए और अगर कल्याण जो चले जाए, कल्याण बनर्जी अगर चले जाए,
और कोई और चले जाए तो मुझे लगता है ममता बनर्जी को दुख नहीं होगा। अब ममता बनर्जी ये मान के चल रही कि भाई पार्टी में मैं अभिषेक बनर्जी, और वो भी उम्मीद कर रही कि शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है वो रहेंगे, और जो कीर्ति आजाद ने बयान दिया है वो रहेंगे। तो 4 सांसदों की मुझे लगता है गारंटी लेकर चल रही है, और सौगत राय भी जिस तरीके से बोल रहे थे सौगत राय भी नहीं जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि ममता बनर्जी मान के चल रही है कि 28 में से मेरे 23 से 24 सांसद जा सकते हैं, और उन्होंने इसके लिए मुझे लगता है अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया होगा। अब ममता बनर्जी भविष्य में क्या करेगी? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को जो चल रहा था कांग्रेस के साथ विलय करने पे जाएगी? क्या ममता बनर्जी अब बंगाल का दौरा करेगी, जनता के बीच जाएगी, संगठन को फिर से खड़े करेगी और अगले चुनाव की तैयारी करेगी? अभी तो एक लोकसभा की सीट जो उनके सांसद की डेथ हुई है उस पर उपचुनाव होने वाला है। क्या ममता बनर्जी वहां से खुद चुनाव लड़ेगी या उसको लड़ेगी? अब ममता बनर्जी मुझे लगता है भविष्य की राजनीति को देखेगी। अभिषेक बनर्जी को लेकर जो भविष्य का चेहरा टीएमसी का माना जा रहा था कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी का चेहरा होंगे, वह तो मतलब का सूर्योदय होने के पहले सूर्यास्त होने की स्थिति आ गई। जिस तरीके से उनके ऊपर सिग्नेचर घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर बालू घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर टीचर भर्ती घोटाले का उनके ऊपर आरोप है। तमाम एजेंसियां जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की जांच कर रही है, आज नहीं तो कल अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तय है। वो कब जाते हैं देखने वाली बात होगी। ये कहना सही रहेगा ना यहाँ पर चंद्रचूड़ जी कि जिसके लिए सब कुछ स्टेक पर लगा दिया ममता बनर्जी ने, वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनकी गिरफ्तारी हो जाए, वो सीआईडी उन्हें अपने शिकंजे में ले ले, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और बार बार सीआईडी की तरफ से या जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो पूछताछ में ना तो सहयोग कर रहे हैं ना उनके जवाबों से सीआईडी संतुष्ट है, तो कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं, संभव है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो ममता बनर्जी का संगठन था तृणमूल 15 सालों के बाद अब जैसे बिखर रहा है, तो ये बिल्कुल लगता है कि जो उनके संगठन की जो दीवारें थी वो बिल्कुल वसूली, तुष्टीकरण और ये जो भ्रष्टाचार था इसके कच्चे ईंटों से बनाई गई थी। जाहिर तौर पर जैसे ही इसका सामना विकासवादी, हिंदुत्ववादी, राम राज्यवादी राजनीति से हुआ तो जाहिर तौर पर इसमें भरभराहट होना था, सो हुआ, और इसलिए ये संगठन बिल्कुल आपके सामने में बिल्कुल इसमें ये टूट फूट हो गया और ये बिल्कुल समतल पर हो जाएगा। क्योंकि ये जो राजनीति है ये तब तक चलती रहती है जब तक आपके पास सत्ता का एक चाबी आपके पास है और उस चाबी से आप इसको किसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे वो चाबी खत्म हुआ, वो उसको उस पर धरातल पे आना स्वाभाविक है। तो ये मुझे जो हो रहा है इस पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि बंगाल को आगे बढ़ना है, बंगाल को, और बंगाल को ही नहीं, बिहार को, बंगाल को, भारत के पूरे पूर्वी क्षेत्र को आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य विकसित भारत है और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में ये अच्छा है कि ये सब खत्म हो रहा है। ये अच्छा है कि ये समतल पे आ रहे हैं, क्योंकि जितना ये समतल पर आएंगे भारत उतना ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसलिए बहुत नेचुरल चीज है होना, इसमें मुझे कोई विशेष विसंगति नजर नहीं रही। बात अभिषेक बनर्जी की, तो कानून का शासन होगा, राम राज्य अगर होगा तो उसमें ये होना स्वाभाविक है। तो आज जेल जाएं, कल जेल जाएं, वो तो एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, वो किसी के सहारे चलती नहीं, बल्कि जब तक ये शासन में थे तब तक वो बचे हुए थे। बल्कि जनता ने समर्थन ही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का किया, ताकि जनता को लग रहा है कि जो पहले अत्याचार हुआ, जो पहले वसूलियां हुई, जो पहले भ्रष्टाचार हुआ, उसका हिसाब चुकता करना जरूरी है। और यह स्वाभाविक है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वहां पर शुभेंदु, उनके लिए भी यह स्वाभाविक है कि वो ऐसा करें और कानून के विधि के शासन को स्थापित करें, ताकि वहां उद्योग व्यवस्था। पश्चिम बंगाल का इतिहास बताता है कि जो पार्टी सत्ता से बेदखल होती है वो पार्टी तकरीबन खत्म हो जाती है, उसकी चर्चा बड़ी शून्य हो जाती है, और वैसा ही हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। लेकिन इन सब में बीजेपी नेताओं का एक्टिव होना, बीजेपी के नेताओं के घर पर बैठक होना, आज भी जो बागी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र यादव के घर पर पहले वो मिलेंगे, शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, और कल फिर वो अपना दावा पेश कर सकते हैं स्पीकर के सामने कि हमें अलग गुट की मान्यता दी जाए। तो अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए हमें रागी जी कि अब अलग गुट टीएमसी का बन रहा है, जैसा उद्धव के साथ हुआ। देखिए, मुझे लगता है ये अब कोई जिसे कहते हैं ये स्पष्ट हो गया है कि, और ये आज नहीं, जिस दिन स्पीकर ने उनको बुलाया था कि भाई 15 तारीख को हम मुलाकात करेंगे, उससे पहले ये स्पष्ट हो गया था कि टीएमसी में टूट को एक प्रकार से स्पीकर ने मान्यता देने के लिए बात मान ली है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी पहले ये सुनिश्चित करना चाहती थी वाकई ये 19 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि
अभी भी कानूनी पेच बाकी है। और कानूनी पेच इसलिए बाकी है क्योंकि अलग गुट जैसी मान्यता का कोई सवाल नहीं होता है। तो एक सवाल ये भी आता है कि अब जाकर के यदि पहले स्टेप में यदि आप अलग गुट की मान्यता देते हैं तो फिर क्या होगा, स्पीकर के सवाल को जाकर के कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट में ये मामला जो है वो हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर वो निपटने वाला नहीं है। 1-2 दिन में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। चुनाव हो गया लेकिन महाराष्ट्र का निर्णय नहीं आया, तो बंगाल का भी निर्णय नहीं आएगा। आने वाले 3 साल तक बंगाल का भी निर्णय नहीं आएगा। लेकिन ये बात तो बहुत साफ है, टेक्निकल बातों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि टेक्निकलिटी में जाएंगे तो अभी मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अभी उसमें वर्षों लग जाएंगे। मूल सवाल यह है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचा पाई। यदि आप देखेंगे कि जितने भी ग्रासरूट लीडर्स के नेता थे उनके, कितने लोगों को उन्होंने, सिने स्टार को और टेलीविजन से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि करीब 45 से 49% के बीच में जो लोग थे वो टेलीविजन स्टार रहे थे, या बाबुल सुप्रियो को ले लीजिए, सयानी घोष को ले लीजिए, एक एक करके आप गिनाते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सब उसी रास्ते से आए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का इन्होंने दोहन किया। ये लोग जो है वो इनके साथ आज खड़े थे, उनको आज लगा कि अब यहाँ पर हमारा राजनीतिक भविष्य नहीं है। जो बंगाल का जिस प्रकार का मैंडेट आया और मैंडेट आने के बाद जो लोगों में प्रतिक्रिया आई, देखिए चुनाव तो हार गए, आखिर बिहार में भी तेजस्वी यादव ने हारा चुनाव, लेकिन जाकर के लालू के मुंह पर जाकर के कोई गाली तो नहीं दे रहा है ना, तेजस्वी के मुंह पर कोई अंडे तो नहीं फेंक रहा है ना, या अन्य पार्टियों पर कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, वो जहां भी जा रहे हैं चोर चोर और उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंगाल का जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स था वो ममता बनर्जी के बिल्कुल ही खिलाफ था जी। और एक प्रकार से वह उनके अधिनायकवाद को वो कम से कम वो बर्दाश्त कर रहा था। जैसे होता है ना कि गाय का कोई पगहा यदि छोड़ दे तो बच्चा बहुत तोड़ करके बाहर निकलता है, बहुत आवेग से बाहर निकलता है, वैसे ही स्थिति हुई कि बंगाल की जनता जैसे ही उसे लगा कि इस बंधन से मुक्त हो गया, इस जेल से मुक्ति मिली है, वो खुल करके सड़कों पर आ रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसमें अपनी सीमाओं का भी अतिक्रमण कर रहा है। मारपीट करना, अंडा फेंकना, वो एग्रेशन देखने को मिल रहा है। अभिषेक बैनर्जी का तो निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है और नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। अब देखिए, जिन सयानी घोष की चर्चा चुनावों से पहले बहुत होती थी, उनके एग्रेशन की होती थी, उनके एक बयान के इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ दिया था, वो भी अब बागी गुट का हिस्सा हो गई है। थोड़ी देर पहले वो भी दिल्ली पहुंची है बैठक का हिस्सा बनने के लिए। क्या कहा है उन्होंने? पहली बार चुप्पी तोड़ी है, सुनिए जरा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। सयानी का लुक भी बदल चुका है, उनका एग्रेशन भी बदल चुका है, जवाब देने का तरीका भी बदल चुका है। अब राजकुमार जी, कहने के लिए बचा क्या है? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हैं? सयानी कह रही है वक्त आएगा तो मैं जवाब सयानी निकली सयानी कुछ ज्यादा सयानी निकली हैं। अभी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभाल क्यों नहीं पाए। एक्चुअली ममता बनर्जी ने जिस मकसद से और जिस तरह से पार्टी बनाई थी उसके पीछे भी कोई विचारधारा थी नहीं। उनकी कुल लड़ाई थी वामपंथी मोर्चा के शासन के खिलाफ और उनसे सत्ता लेने के लिए। उसके एक हथियार के तौर पर, साधन के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसमें तमाम तरह के लोगों को जो वामपंथी मोर्चा के खिलाफ सड़क पर उतर के सत्ता छीनने को तैयार थे उन्होंने लिया। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बाकी विचारधारा के लोग भी थे। तो कोई विचारधारा पार्टी जब बनी थी तब भी नहीं थी कि अलग से कोई विचारधारा के तौर पर अगर बात करें तो भारतीय राजनीति में या तो बीजेपी की विचारधारा आप उसको तो दक्षिणपंथी कह सकती है, या वाम दलों की विचारधारा हमको पसंद हो या ना पसंद हो, और कांग्रेस को हम मध्यमार्गी मानती है।
तो इन तीन के अलावा तो कोई विचारधारा है नहीं। जितनी भी पार्टियां अपने आप को मध्यमार्गी कहती हैं, लेकिन उसी मध्यमार्गी पार्टी से निकल के ममता बनर्जी ने एक अलग पार्टी बना ली। और ममता बनर्जी ने 15 साल में कैसा शासन किया, उसके दो पैमाने हो सकते हैं। तीसरी बार लोगों ने लगातार 3 बार जनादेश दिया तो कुछ अच्छा भी किया होगा, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी हों या कल्याण बनर्जी हों, जिस तरह की जन आक्रोश उनके खिलाफ सड़कों पर दिख रहा है, वो ये भी बताता है कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी जैसी, जिनको बंगाल की श्रेणी भी लोग कहते हैं, जुझारू नेता भी कहते हैं, उन जैसी नायक या नायिका के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी जैसा खलनायक अगर पनप गया तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। आप देखें, जनाक्रोश अपनी जगह है, पार्टी के अंदर जनाक्रोश, जो अभी संगीत रागी जी ने भी कहा कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए। मारपीट की अनुमति कानून नहीं देता, लोकतंत्र नहीं देता। लोकतंत्र में जन समर्थन की बात हो या जन विरोध की बात हो, दोनों को व्यक्त करने का तरीका बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो मारपीट की तो कोई सहमति हो नहीं सकती। लेकिन अभी टीएमसी के 2 आंतरिक मामलों में, एक तो अभिषेक बनर्जी के लिए पैरवी का सवाल आया मामले में, तो कल्याण बनर्जी के बेटे शायद वकील हैं, उन्होंने पैरवी करने से मना कर दिया कि मैं आपका वकील नहीं हूं। अभी कल की मीटिंग में, जो टीएमसी की आंतरिक मीटिंग थी, इसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी, अभिषेक बनर्जी मौजूद थे और कुणाल घोष थे, जो उनके प्रवक्ता हैं। कुणाल घोष पे अभिषेक बनर्जी नाराज हुए कि आपने, जो उनके पीए की गिरफ्तारी के लिए अभिषेक बनर्जी के घर में घुस गई पुलिस, तो उन्होंने कहा कि टीवी पे कुछ बोला होगा। उन्होंने कहा आपने ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूं, आपके पीए का प्रवक्ता नहीं हूं, या उनके गलत कामों का बचाव न मैंने तब किया, ना अब किया और ना आगे करूंगा। तो कुल मिला के टीएमसी के अंदर भी अभिषेक बनर्जी की जो स्वीकार्यता हमको दिख रही थी नंबर 2 के तौर पे, वो ममता बनर्जी के दबदबे की वजह से, ममता बनर्जी के असर की वजह से। जो लोग साथ में हैं वो भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा का बयान हो, अभिषेक बनर्जी के साथ तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। असली खलनायक अभिषेक बनर्जी है। अब आप पूछ रहे थे कि इस पूरी घटनाक्रम में बीजेपी का रोल क्या है। ठीक है, चुनाव हार गई पार्टी, और क्योंकि बिना विचारधारा की पार्टी थी, बिना विचारधारा के लोग जुड़े थे, तो सत्ता की धारा के लिए जुड़े थे। अब उनको लगा कि सत्ता की धारा यहाँ तो सूख गई, तो जहां है वहां जाएं। सत्ता की धारा कहाँ है? बीजेपी के पास है, बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है। अब जो फर्क है कि गुट बनाने की बात हो रही है, महाराष्ट्र की तरह पार्टियां बनाने की बात नहीं हो रही है। एक तो बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, सरकार बन चुकी है ऑलरेडी। महाराष्ट्र में जरूरत थी। हाँ, ये बात जरूर है कि गुट बनाने की जिम्मेदारी जो भी बागी है, बंगाल में विधायकों का नेतृत्व बनर्जी कर रहे थे, उन्होंने 60 का आंकड़ा जुटा लिया, उनको मान्यता में तो मिल गई। सर, जरूरत हो ना हो, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा है, बीजेपी की भूमिका तो दिख ही रही है ना। बीजेपी की भूमिका है, बीजेपी का गणित है उसमें। प्राची फर्स्ट स्टेप है। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल से खबरें आ रही थी कि जो पंचायत चुनाव में जो जीत करके आए थे वो भी छोड़ करके जा रहे हैं, जो काउंसिलर्स थे, वार्ड काउंसिलर्स थे, वो भी छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऋतुव्रता बनर्जी का आप स्टेटमेंट देखिए, और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने गुट बनाया है, अब वो पार्टी पर भी क्लेम करेंगे। पार्टी का पर जो क्लेम है वो सेकेंड स्टेप है, क्योंकि अभी तक जो विधानसभा के जो गुट है और लोकसभा का गुट, दोनों आप देखेंगे कि अलग अलग बटा हुआ है, और दोनों का नेतृत्व 2 लोग कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि इन सबका नेतृत्व कौन करे, और सामूहिक रूप से पार्टी पर दावा ठोका जाए कि काउंसिलर हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरीज हमारे साथ हैं, पंचायत के लोग हमारे साथ हैं, विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं। ऐसे में पार्टी पर दावा हमारा बनता है, और ये फिर मुद्दा जो है वो फिर चुनाव आयोग के पास जाएगा। ये मुद्दा जो है वो ऐसे नहीं निपटेगा, ये स्पीकर के मामला ये विचाराधीन नहीं रहेगा, ये मामला फिर चुनाव आयोग वैसे ही सर, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा था। बिल्कुल जो संगीत जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मुद्दा पहले 2 गुट होगा और फिर इलेक्शन कमीशन के पास होगा, और इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देगा, और जिसमें इसमें जितना समय लगे फिर वो कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, जो राजकुमार जी ने कहा कि भाई नायक के पास एक खलनायक था। अगर नायक के पास कोई खलनायक हो तो नायक कितना खलनायक हो जाता, आप ये समझ लीजिए। अगर 2000 मैं आपको बता रहा हूँ, जो वामपंथ की तरफ झुके हुए जो बड़े स्कॉलर हो रहे थे या हैं बंगाल में,
उन लोगों से मेरी अपनी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2021 में अगर स्वच्छ चुनाव हो जाता तो 2021 में ये स्थिति हो जाती, जो अभी रागी जी ने भी कहा ना कि 5 साल से वो जो दबा जनाक्रोश है, ये दबा जनाक्रोश बाहर आ रहा है, क्योंकि 21 में अगर चुनाव हो गया होता और तृणमूल हार गई होती अगर, तो ये स्थिति नहीं होती। ये पूरे कच्चे मकान का जो भरभराहट है वो दिख रहा है। सर, और बंगाल में जो होना था वो तो हो गया, चुनाव में ममता बनर्जी हार भी गई, उनकी पार्टी भी उनके हाथ से निकल गई। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहा है और एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जिससे बीजेपी अनकंफर्टेबल है और सरकार की किरकिरी हो रही है और अखिलेश यादव उस पर बड़ा एग्रेसिवली सवाल भी पूछ रहे हैं। बात है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के हेरफेर की। इसमें एक्शन भी शुरू हो गया है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मंदिर के 2 कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने का काम करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी। इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम आया लवकुश मिश्रा का। यह युवक अयोध्या के पास रुदौली के शुजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर में दान पात्रों से पैसे निकालने और गिनने की थी। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए नकद मिले। इनमें से कुछ पैसे घर की अलमारी में रखे थे और कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपाकर रखे गए थे। अब एसआईटी का गठन इस पूरे मसले पर हो गया है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इस टीम में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जांच के फैसले को लेकर सरकार की तारीफ की है। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ। अब देखिए, इस एसआईटी के गठन पर खुश तो हैं, लेकिन जो मूल सवाल है वो यही है कि राम मंदिर में ये घोटाला हो कैसे गया, ये नाक के नीचे से पैसे गायब कैसे हो रहे थे और इसकी जानकारी कानो कान समिति को क्यों नहीं हो रही थी। ये सवाल भी तो समीर जी पूछा जाएगा और सरकार भी जानती है कि बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसीलिए एसआईटी का गठन कर दिया और 15 दिन का वक्त दिया गया है कि जल्दी से जांच रिपोर्ट सौंपो। प्राची, ये बड़ा मुद्दा बने या ना बने, बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद घटना है कि जिस राम मंदिर के लिए इतने लोगों ने इसकी कुर्बानी दी, इतने लाखों लोगों ने इसके लिए चंदा दिया और जो वहाँ से नकदी गई वो सिर्फ नकदी नहीं, वो लोगों के श्रद्धालुओं का दिया गया पवित्र न्यास था, उसे नकदी के रूप में नहीं देखा जाता। और राम मंदिर को सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनाए, एक करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संघर्ष, त्याग, समर्पण और भरोसे का प्रतीक मंदिर रहा था। और मुझे पता था कि इतना मंदिर में जब चढ़ावा हुआ है, इतना बड़ा जब ट्रस्ट बना गया, तो ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की कि वहां पर 1-1 रुपये का हिसाब रखा जाए। लंबे समय से वहां पर एक घोटाला चल रहा था और ट्रस्ट लंबे समय तक चुप्पी साधे रहा। ट्रस्ट ने तो सिर्फ कह दिया मुख्यमंत्री से कि आप एसआईटी बना दीजिए, अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ले ली। क्या नुपेंद्र मिश्रा का इसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चंपक राय की इसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चंपक राय ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेके मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मेरे यहां पर प्रभारी महामंत्री रहते, ये इतना बड़ा हुआ है, इसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? क्या ट्रस्ट ने एक पत्रकार वार्ता ली और बताया कि नहीं, हमसे ऐतिहासिक चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम ये सब सुनिश्चित कर रहे हैं? कब से पैसा जा रहा था, कितना पैसा गया, कौन शामिल था, इसके पीछे क्या भूमिका थी? इस मंदिर के लूट तंत्र की मुझे लगता है इतनी बड़ी कहानी है। और ये पूरा एसआईटी अगर बैठाई है तो एसआईटी से सिर्फ 4 लोगों को पकड़ के 7 करोड़ रुपए के जो आ रहा है उसकी वसूली से नहीं होगा। ये पूरा किसके पीछे कौन था, किसकी भूमिका थी, किसका शय था, कब से लूट तंत्र चल रहा था और भविष्य में ये न हो, इसकी गारंटी कौन लेगा कि भविष्य में इस तरीके से श्रद्धालु के साथ न हो? मुझे लगता है कि अगर चंपक राय में जरा भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं और किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, या जब तक इसकी जांच होकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। सीबीआई कह देने से कि नुपेंद्र मिश्रा जी ने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, एसआईटी बना देगी, बड़े काबिल अफसरों को रखा गया है।
भाई आप लोग नाकाबिल थे, इसलिए काबिल अफसरों को वहां पर रखा गया कि आपके रहते वहां पर इतना बड़ा करप्शन हुआ है। शर्म आना चाहिए नृपेंद्र मिश्रा और चंपक राय को, जो ये ट्रस्ट देख रहे थे और इतनी बड़ी बात निकलने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। मुझे लगता है इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा देना चाहिए।